It's on. हेलो जी, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और आपने बहुत अच्छा पहला ही सवाल किया है। पिछला जो सेशन था वो हमारा पूरा वेस्ट रहा, एक तरीके से डिबेट नहीं हो पाई। तो उस लिहाज से इस वक्त हम डिबेट कर रहे हैं, लेकिन साथ में ज़रूरी ये भी है कि क्या जो हमारे असल के मुद्दे हैं क्या हम उन पे डिबेट कर पा रहे हैं। मैं पहले दिन से हम एडजर्नमेंट मोशन, कॉलिंग अटेंशन, ज़ीरो आर, पोल्यूशन जो बहुत बड़ा मुद्दा है अभी, उस पे सभी लोग डाल रहे हैं, मैंने खुद डाले हैं। पर टॉपिक देखकर उस इशू को रिजेक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ हमारी डेमोक्रेसी आ गई है कि जिस विषय पर सरकार कंफर्टेबल है चर्चा करने के लिए, उस विषय को आगे लाया जा रहा है। अगर एसआईआर की बात करें तो जो बिजनेस कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें ये शर्त रखी गई कि पहले वंदे मातरम पे चर्चा हो और उसके बाद एसआईआर पे चर्चा अलाउ की जाएगी। तो इस तरह की जो शर्तें सत्ता पक्ष रख रहा है, मुझे लगता है इससे हमारे लोकतंत्र पे इसका असर पड़ रहा है, इसका गलत असर पड़ रहा है। तो डिबेट जो हो रहे हैं, जिनको होने दिया जा रहा है, ये अगर सही बात है तो होने दिया जा रहा है सिर्फ उन डिबेट्स को जिसमें सरकार ज़्यादा अनकंफर्टेबल नहीं होती है। तो लेकिन हमारी और ये आपका पर्ची में शॉपिंग की बात तो जरूर लिखी होती है। थोड़ी पेट पूजा की बात कोई पर्ची में ना लिखे, ऐसा हो सकता है? टिफिन थैंक यू। अरे पर्ची मिल गई। पर्ची में तो ये सब लिखा ही नहीं था। हम है ना आपकी पर्ची। सिर्फ वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स नहीं चलाते हैं ये या फिर और जो दूसरा मुद्दा था इलेक्टोरल रिफॉर्म में, उसमें जो विपक्ष सोच रही थी कि हम इन पे पॉइंट्स को करेंगे, अमित शाह का भाषण बहुत भारी पड़ा। देखिए, ये पॉइंट्स तो आप लोग दे रहे हैं, लेकिन आई थिंक वंदे मातरम पे चर्चा का विषय कोई था नहीं। इट इज़ नॉट डिबेटेबल। वो हमारा नेशनल सॉन्ग था, है और रहेगा। तो एक ऐसे मुद्दे पर राजनीति को गरमाना मेरे ख्याल से सामाजिक सौहार्द के लिए ठीक नहीं है। तो लेकिन सरकार अपनी जो उनकी एक पॉलिटिक्स है उससे बाज नहीं आती, और उसके तहत उन्होंने उससे चलाया, आगे बढ़ाया, और वो बैकफायर किया। एसआईआर की जो बात है, एसआईआर में एक बहुत टेक्निकल चीज़ ये है कि अगर वेरिफिकेशन हो रही है उसके हम खिलाफ नहीं हैं। अगर सब वोटर रोल जो है उसको डिजिटाइज कर दिया जाए तो ये हमारी पहले दिन से मांग है कि हर आदमी अपना वोटर आईडी एक्सेस कर सके ऑनलाइन, और उसे पता चल सके कि उसका वोट है, कौन से बूथ पे है। ये सब अगर डिजिटल हो जाएगा तो उसमें सभी को सहूलियत है। लेकिन जो जहां सरकार की नीयत पे शक होता है कि इतनी जल्दबाजी में क्यों एसआईआर किया जा रहा है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी ये पॉइंट कहा, और ये पॉइंट कोई धरातल से जुड़ा नेता ही कह सकता है कि सर्दियों के वक्त इतनी ज़्यादा शादियां थी और सभी लोग इधर उधर अपनी रिश्तेदारियों में गए हुए थे। उस दौरान आपने एक टाइम पीरियड इतना स्ट्रिक्ट रख के, जिसमें कई बीएलओज की डेथ हुई, तो वो जो स्ट्रिक्टनेस है, वो जो टाइम पीरियड है, वो सवाल, उस पे सवाल खड़े होते हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म होते आए हैं और कोई उन पे मना नहीं कर रहा है, वेरिफिकेशन पे भी किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन जो जल्दबाजी है, ऐसा हमने पहली बार सुना है कि क्लरिकल काम की जल्दबाजी में कुछ लोगों की जानें जा रही हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल या प्रश्न खड़ा करता है कि इतनी जल्दबाजी क्यों मचाई जा रही है, क्या चीज़ें हैं जिनको जल्दी से ख़त्म किया जा रहा है। तो उस पर हमारा फ़र्ज़ है सवाल करना। और अमित शाह जी ने जिस तरीके से जवाब दिया, मैं समझती हूँ वो हमेशा एक धमकाने का उनका एटीट्यूड रहता है, और लोकतंत्र में उसकी जगह नहीं है। और आज एक और चर्चा शुरू हो गई है कि नरेगा का नाम बदलना, तो उसमें भी आप कह रहे हैं, विपक्ष कह रहे हैं कि आपत्ति जता रहे हैं उसको लेकर, क्या मुद्दा है? मैम, मनरेगा पहले से जो स्कीम चली आ रही है वो एक बहुत अच्छी स्कीम है, और जिसके पक्ष में सभी लोग रहे हैं, विपक्ष और सत्ता पक्ष शुरू से ही। तो ये हमारे ग्रामीण लोगों के रोज़गार के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है। आज उसी स्कीम का कुछ उसमें बदलाव नहीं कर रहे, सिर्फ उस स्कीम का नाम बदला जा रहा है। और नाम बदलने की जो प्रक्रिया है उसमें हमारा टैक्स पेयर का बहुत पैसा खर्च होता है। उतने पैसे को खर्च करने की क्या आवश्यकता है? सिर्फ आप अपने पॉलिटिकल एजेंडे को आगे करने के लिए आप
इतना पैसा, सरकारी पैसा बर्बाद करने जा रहे हैं, तो ये इससे कुछ हासिल नहीं है। कोई हम आगे नहीं, विकसित भारत की ओर नहीं बढ़ रहे हम सिर्फ अपनी पार्टी के विकास की या राजनीति की बात कर रही है भाजपा। तो उस वजह से ये अनुचित दिखाई देता है, क्योंकि कोई चीज़ जो पहले से मौजूद है उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। नाम बदलने की प्रक्रिया में जो खर्च है वो ज़रूरी नहीं है मेरी समझ में। अच्छा, और एक आपने प्राइवेट मेंबर्स बिल सामने लाए हैं, तो उसके बारे में एजुकेशन के सेक्टर में, तो वो आप हम हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आप क्या चाहती हैं? जी, मेरा मानना है कि जब तक हमारे देश की जो राजनीति है उसमें शिक्षा एक मुखर रूप से टॉपिक अगर नहीं लिया जाएगा तो हम उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएंगे जैसे हमें बढ़ना चाहिए। हम लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन जो ड्रॉप आउट रेट है महिलाओं में हायर एजुकेशन में, वो बहुत ज़्यादा हमारे देश में है। और जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होंगी, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी। मैंने अभी एक डेटा पढ़ा था कि सिर्फ 16 पॉइंट समथिंग हमारी महिलाएं इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पा रही हैं। तो अगर हम आधी आबादी को शिक्षित करें, उनको रोज़गार दें, उनको किसी ना किसी रोज़गार से जोड़ें, तो हमारे देश के जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन महिलाओं का होगा और उससे हमारा देश कितना और आगे बढ़ेगा। तो ये इस लिहाज से सोचना बहुत ज़रूरी है। और शिक्षा का जो स्तर आ चुका है, जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो गया है, आप किसी भी सरकारी स्कूल में यहाँ बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहेगा। और जबकि हम शिक्षा के नाम पर पैसे भी बहुत खर्च कर रहे हैं, तो उन स्कूल्स को हमें ठीक से रिवैम्प करने की, उनको फिर से ज़िंदा करने की ज़रूरत है। और इसमें सबसे बड़ा अगर रोल अदा कर सकती है सरकार और प्रशासन। तो मेरा बिल जो था थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन जिस स्तर पर शिक्षा आ चुकी है हमारे देश में, उसमें बहुत बड़े स्तर पे हमें अगर कंट्रोवर्सी है उसी माध्यम से भी अगर सुधार होता है तो आई विल वेलकम इट। मेरा बिल कहता है कि जो भी स्थानीय अधिकारी हैं उनको अपने बच्चों को वहाँ के सरकारी स्कूल में भेजना चाहिए। अगर एक ज़िले के डीएम अपने बच्चे को वहीं के सरकारी स्कूल में भेजेंगे तो वो उसकी ज़्यादा देखरेख करेंगे, वहाँ जाके देखेंगे कि टीचर्स आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो ना सिर्फ उनके बच्चे बल्कि जो हमारे गरीब ग्रामीण लोग हैं उनके बच्चे भी बेहतर शिक्षा हासिल कर पाएंगे। इट्स अ वेरी गुड सजेशन, क्योंकि देखा जाए तो जो अफसर हैं, जो इंचार्ज ऑफ एजुकेशन है, वो अपने बच्चों को या विदेश भेजते हैं या प्राइवेट स्कूल में। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड सजेशन इकरा। थोड़ा हमने हमारा टॉपिक भी था रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। तो एक समाजवादी पार्टी में मैंने फ़र्क देखा है, बिकॉज मैंने मुलायम सिंह यादव की भी पार्टी देखी है, अखिलेश यादव की भी पार्टी देखी है। जो नेताजी की पार्टी थी उन्होंने महिला आरक्षण बिल के खिलाफ किया था, लेकिन अखिलेश यादव ने उनके फेवर में वोट दिया है। तो ये आपको लगता है कि ये थोड़ा प्रोग्रेसिव रोड में ले जा रहे हैं अखिलेश और डिम्पल यादव समाजवादी पार्टी को? मैम, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और मैं इसको आपको जवाब भी देना चाहती हूँ कि नेताजी ने जब इस बिल के खिलाफ आपत्ति करी थी तो वो इस विषय में नहीं करी थी कि महिलाओं को वो आरक्षण नहीं देना चाहते थे। वो आरक्षण में आरक्षण की बात चाहते थे। वो चाहते थे कि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और हर उस वर्ग की महिला जो आगे नहीं बढ़ पाती है, उनका भी हिस्सेदारी उसमें पहले ही तय हो जाए। अगर एक बार बिल पास होगा तो उसको दोबारा अमेंड करना एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। तो नेताजी की जो सोच थी वो ये थी कि इसमें पिछड़ी और दलित महिलाएं हैं, उनका आरक्षण पहले तय हो और उसके बाद बिल पास हो। तो उनकी आपत्ति इस वजह से थी, महिलाओं के खिलाफ नहीं थी। और अब जिस दिशा में हमारी पार्टी जा रही है, आई थिंक हमारी पार्टी में सबसे ज़्यादा युवा सांसद भी हैं और महिलाओं को बहुत प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो बिल्कुल एक बेहतर दिशा में, एक प्रोग्रेसिव दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, डिम्पल यादव जी के नेतृत्व में। और मुझे लगता है ये पॉजिटिव संकेत है हमारे प्रदेश की राजनीति के लिए भी, आने वाले 27 के चुनाव के लिए। अच्छा, पार्टी वर्कर्स और पार्टी लीडर्स को किससे ज़्यादा डर लगता है, अखिलेश यादव से या डिम्पल यादव से? डर तो किसी से, दोनों से नहीं लगता। आई थिंक बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिबल कोई नेता अगर हैं तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और डिम्पल मैम, शी इज़ माय पर्सनल फेवरेट।
तो दोनों से संकोच नहीं होता है बात करने में। दायरा हो सकता है दोनों का अलग अलग, एक महिला होने के नाते और अखिलेश जी का एक पुरुष होने के नाते, लेकिन डरने वाली कोई बात ऐसी नहीं लगती है। पर अगर कोई गलती करे तो किससे वो बात करेंगे और कौन बचाएंगे? मुझे पर्सनली डर लगता है प्रोफेसर साहब से, क्योंकि वो सबसे सीनियर मोस्ट है, तो उनसे थोड़ा लगता है, बाकी तो नहीं। ओके, आखिरी सवाल। अब चुनाव आने वाले हैं यूपी में, तो क्या कांग्रेस से आपका गठबंधन रहेगा? क्योंकि कांग्रेस ने बिहार में अच्छा नहीं किया इन टर्म्स ऑफ एन अलायंस पार्टनर, तो यूपी में कुछ ऐसी सोच चल रही है कि आप अलायंस की जो कायम रखेंगे? जी बिल्कुल, हमारा अलायंस यूपी में तो मजबूत है और रहेगा भी, और चुनाव भी इकट्ठे ही लड़ने जा रहे हैं। हिस्सेदारी क्या रहेगी ये हमारे शीर्ष नेतृत्व दोनों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के वो लोग तय करेंगे, लेकिन ज़रूर गठबंधन से ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और आपका न्यू ईयर्स का क्या प्लान है? अब तो साल ख़त्म हो रहा है, थोड़ी छुट्टी मिलेगी? जी होपफुली, उम्मीद तो करते हैं, लेकिन क्योंकि सेशन 8 तक है तो मैं क्षेत्र में ही रहूँगी। थैंक यू इकरा जी, आप आई एंड हमसे बातचीत करी इंडिया न्यूज़ मंच में, इनके लिए जोर से ताली। थैंक यू सो मच आपका आने का।